So good morning everyone. So स्टैंड फॉर मटेरियल मेड इजी बाय एच एन शर्मा की सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रेस. स्ट्रेस 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 की डेफिनेशन कहती है कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड टू अ बॉडी देन बॉडी ऑफर्स रेजिस्टेंस टू दिस फोर्स एंड दिस इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेस. मैं इस डेफिनेशन को यहां लिख देता हूं. When external forces are applied to a body, then body offers internal resistance to this force, and this internal resisting force per unit area is called stress. And this is important, and it is always supposed to act at a point. चलिए, ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे देख ली. क्या होता है स्ट्रेस की डेफिनेशन, क्या कहती है, अब इसे जरा समझ लेते हैं. लेट अस से मेरे पास एक बॉडी है. यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया. लेट द फोर्स बी एफ, और इस फोर्स के डायरेक्शन को देख के हम इजीली समझ सकते हैं कि ये टेंसाइल इन नेचर है. तो जब बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगा तो बॉडी ने इस टेंसाइल फोर्स को अपोज करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस इस बॉडी के अंदर में जनरेट हुए, और इनका डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स. लेट दिस फोर्स, जो अपने इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, उसको मैंने पी से मार्क कर दिया. दिस इज पी. तो स्ट्रेस की डेफिनेशन कहती है कि स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब जब मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, कौन सा एरिया, इस बॉडी का ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया, राइट. मान लीजिए इस बॉडी का डायमीटर है, लेट अस से ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसका डायमीटर है डी. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, राइट. दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स. नाउ अब ये स्ट्रेस को हमने दो कैटेगरी में बेसिकली डिफाइन कर दिया. पहला है नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकंड इज शियर स्ट्रेस. तो हम एक एक करके देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या है. लेट मी मूव इट अप. नॉर्मल स्ट्रेस, राइट. इसको आगे बताने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे आपको और अपडेट कर देता हूं. यहाँ पे मैंने लाइन लिखी थी कि एंड इट इज ऑलवेज सपोज टू एक्ट एट अ पॉइंट. जैसे कि ये फोर्स यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है, राइट. अब पी फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो ऐसा पी फोर्स तो अब लगेगा लेट अस से इस पूरी बॉडी पे, पूरे सरफेस पे लग रहा है. देन यू विल से स्ट्रेस इज ऑन होल सरफेस. यस इट इज होल सरफेस. लेकिन कैलकुलेशंस में हम ये मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पी पॉइंट को एफ को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पी को रिप्रेजेंट कर दिया एट दिस पॉइंट. सो इट इज सपोज्ड कि ये मान के चला जाता है कि ये स्ट्रेस जो है वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, सरफेस पे पार्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है. ये अब अपनी कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं, राइट. ओके. नाउ नॉर्मल स्ट्रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन कहती है कि इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया टू द टोटल एरिया. इसे भी मैं लिख देता हूं. इट इज द नॉर्मल फोर्स, it is the normal force, sorry, it is the ratio of normal force on the cross section area to the total area. Normal force on the cross section area to the total area. अब now ये normal forces जो है, ये नॉर्मल स्ट्रेस, ये आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फोर्स. चलिए उसको समझने से पहले अब जो डेफिनेशन हमने लिखी है कि इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया टू द टोटल एरिया, इसको जरा हम समझ लेते हैं. लेट अस से ये है मेरे पास में फिर से एक सिलेंड्रिकल बॉडी. ओके.
सिलेंड्रिकल बॉडी का जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, लेट अस से द डायमीटर इज d, राइट। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी इक्वल टू पाई बाई 4 d स्क्वायर। ओके, नाउ लेट द फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड ये जो फोर्स है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, विच सरफेस? दिस सरफेस, लेट दिस सरफेस बी सरफेस 1। ये जो प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट। नाउ लेट दिस फोर्स बी पी। अब मैं इंटरनल, और क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होता है, तो इसलिए मैं बार बार एफ और पी को अलग अलग ना लिख के पी ही मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। लेट अस से हियर आल्सो पी। सो सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा नॉर्मल, दिस विल बी इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जब मैंने कहा नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स किसके नॉर्मल? मींस जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कंसीडर कर रहे हैं, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। अब वो टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फोर्स, बट द कंडीशन इज दैट द फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर। फोर्स एरिया से या सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी हम उसको नॉर्मल स्ट्रेस में काउंट करेंगे। ओके, चलिए, अब अगर यहां पे तो हमने एक सिंपल सा केस लिया कि सिलेंडर के सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। अब लेट अस से मैं एक दूसरा केस लेता हूं। लेट अस से दिस इज माय बॉडी नाउ। ओके, अब इस बॉडी में let the force is acting in this direction, this is p, and this p is inclined at an angle of theta, ठीक है। और इसी के अपोजिट ये यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट करेगा, राइट। तो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स भी होगा, तो काउंटर बैलेंस करना ही है, क्योंकि ये टेंसाइल नेचर इट विल बी देयर। ओके, लेट इट बी p, वो जो भी है। नाउ दिस p is inclined at an angle of theta। अब ये जो मेरा अगेन ये जो मेरा सिलेंडर है, सिलेंडर क्रॉस सेक्शन एरिया, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, लेट अस से द डायमीटर इज अगेन d। ओके, नाउ अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होगा, वो कितना होगा? नॉर्मल फोर्स मींस पहले तो मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लूं इस सरफेस का, दिस सरफेस, लेट दिस सरफेस इज अगेन 1, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 d स्क्वायर। ओके, देन नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा भाई? ये P फोर्स जो है वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो 1 से मैंने मार्क कर दिया, ये सरफेस जो है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो है नहीं, ये तो इस एक्सिस से थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो हमें क्या करना होगा? नाउ वी हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब इस P फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दिस फोर्स कितना होगा? दिस विल बी P cos थीटा, राइट, एंड दिस P cos थीटा इज नाउ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, राइट। P फोर्स का P cos थीटा जो कंपोनेंट है, ये इस फर्स्ट सरफेस से नॉर्मल है, तो अब हम P cos थीटा को कंसीडर करेंगे। सो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल स्ट्रेस हमारा क्या होगा? इट विल बी P cos थीटा बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? पाई बाय 4 d स्क्वायर, जो कि आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, राइट। तो हमें नॉर्मल फोर्स के लिए, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए नॉर्मल फोर्स ही कंसीडर करना है। अगर फोर्स नॉर्मल नहीं है तो आप उस फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट लीजिए, गेटिंग इट? दैट इज द केस। तो ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस। अब अगला होता है नॉर्मल स्ट्रेस के बाद में मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि नॉर्मल स्ट्रेस आपका टेंसाइल या कंप्रेसिव कोई भी हो सकता है भाई, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फोर्स। सो आई कैन से दैट नॉर्मल स्ट्रेस इट मे बी टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फोर्स। अगर फोर्स बाय नेचर कंप्रेसिव है तो हम कंप्रेसिव, हमारा जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। फोर्स बाय नेचर का टेंसाइल है तो हम बोलेंगे ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हुआ है। ओके, नाउ टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स को, these two forces together are called as direct stress, sorry not forces, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को together these two stresses are called as direct stresses। स्ट्रेसेस को हम क्या बोलेंगे? आई विल से डायरेक्ट स्ट्रेस, राइट। टर्मिनोलॉजीज आपको प्रॉपर्ली याद रखनी है, प्रॉपर्ली समझते हुए याद रखनी है। अगर आप टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज होंगे तो कंसेप्चुअल कंफ्यूजन अराइज हो सकते हैं। सो ऑलवेज क्लियर योर कंसेप्ट। ओके, सो दिस इज अबाउट द नॉर्मल स्ट्रेस। नाउ सेकंड टाइप का जो स्ट्रेस जो हमने डिफाइन करना है, दैट इज शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। शियर स्ट्रेस क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ
कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया, इसे मैं लिख देता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the plane of cross section, sorry, in the plane of cross section area divided by area, right? Okay, divided by total area, better to say divided by total area. चलिए अब इस डेफिनेशन को भी हम समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन कहती है कि शियर स्ट्रेस क्या है, ये रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जो आप कंसीडर कर रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन एरिया, उस प्लेन में, उस क्रॉस सेक्शन एरिया के प्लेन में कितना फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। चलिए हम ये जो डायग्राम हमने ऊपर बनाया था इसी को हम जरा दोबारा ध्यान से देखते हैं। इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायग्राम, यहां पर आपने नॉर्मल कंपोनेंट लिया फोर्स का P cos थीटा, अब एरिया में कौन सा ले रहा हूं, ये 1, ये जो एरिया से कंसीडर किया मैं भी इसी एरिया को कंसीडर करता हूं। सो अगेन माय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इज पाई बाई 4 d स्क्वायर, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब जो P फोर्स है इसका एक कंपोनेंट तो नॉर्मल है इस क्रॉस सेक्शन से जो आपने लिख दिया यहाँ पे P cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट कौन सा, दिस वन P sin थीटा, दिस कंपोनेंट P sin थीटा, ये जो कंपोनेंट है दिस इज इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। ये इस एरिया क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया है इस एरिया के, इस क्रॉस सेक्शन के प्लेन में है, पैरेलल टू द प्लेन ये एक्ट कर रहा है, राइट। सो दिस इज द शियर फोर्स, इस शियर फोर्स को हमें कंसीडर करना है। तो हमारा शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, शियर स्ट्रेस को हम मार्क करते हैं, डिनोट करते हैं ताऊ से। सो नाउ ताऊ विल बी इक्वल टू P sin theta upon area of cross section, right? So I think the things are clear कि shear stress क्या है और normal stress क्या है, remember this thing, okay? चलिए अभी हमने स्ट्रेस को समझा, स्ट्रेस को हमने नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की कैटेगरी में डिफाइन करके आपको बताया। अब स्ट्रेस को हम दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। पहला है हमारा कन्वेंशनल स्ट्रेस, लेट मी राइट इट, कन्वेंशनल स्ट्रेस। इस कन्वेंशनल स्ट्रेस को हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। चलिए अब इसे समझ लेते हैं कन्वेंशनल या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रेस है क्या। लेट अस से मेरे पास एक सिलेंडर है, ओके, इस सिलेंडर पे फोर्स लग रहा है P, एंड दिस फोर्स P इज टेंसाइल इन नेचर मान लेते हैं हम। इनिशियल लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज L, जब इस पे इनिशियली कोई फोर्स नहीं लग रहा था तब इसकी लेंथ भी L। इनिशियली जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो था AO, ये है इसका ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब ये लोड अप्लाई होगा, P फोर्स जब इस कंपोनेंट पे अप्लाई होगा तो जाहिर बात है आपका मटेरियल इलोंगेट होगा। लेट अस से ये खिंच गया, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई बाय द वैल्यू ऑफ डेल्टा L, और ये पॉइंट यहां से शिफ्ट होकर यहां तक आ गया, राइट। चलिए आपके हाथ में रबड़ है, आप उस रबड़ को खींच के देखिए। आप रबड़ को जब खींचते हैं तो रबड़ की लेंथ इंक्रीज होती है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो डिक्रीज होगा। पॉइजन्स रेशियो ये हम अभी आगे आपको बताएंगे, बट यहाँ पे आप इसको ये समझिए कि रबड़ को जैसे आपने खींचा, कंपोनेंट को आपने खींचा तो लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हुआ, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली वॉल्यूम तो आपके मटेरियल की कांस्टेंट ही रहेगी ना भाई, तो लेंथ अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगी, राइट। सिमिलरली अगर आप रिवर्स वाइस वर्सा लें इसका कि आप लेंथ को कंप्रेस करते हैं तो आप देखिए आपकी क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल विल रिमेन कांस्टेंट। सो नाउ कन्वेंशनल स्ट्रेस क्या है? कन्वेंशनल स्ट्रेस कहता है कि दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैं कन्वेंशनल स्ट्रेस को सिग्मा सबस्क्रिप्ट O से रिप्रेजेंट करता हूं। दिस इज द रेशियो ऑफ लोड टू द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A सबस्क्रिप्ट O, राइट, A सबस्क्रिप्ट O।
इनिशियली एओ ये कौन सा एरिया है, जब लोड इस कंपोनेंट पे एक्ट नहीं कर रहा था। जब लोड एक्ट किया पी, लेंथ इसकी इलोंगेट हो गई एल प्लस डेल्टा एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका चेंज हो जाएगा ए ओरिजिनल से ए आई से मार्क करता हूं, यानी इंस्टेंटेनियस एरिया में चेंज हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एरिया जो होगा वो आपके ओरिजिनल एरिया से कम होगा, क्योंकि यहाँ टेंसाइल फोर्स लगा है और लेंथ आपकी बड़ी है, तो जाहिर बात है क्रॉस सेक्शन यूज होगा। चलिए, कन्वेंशनल स्ट्रेस कहता है कि दिस इज द रेशियो ऑफ लोड अप्लाइड टू द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट, दिस इज योर कन्वेंशनल स्ट्रेस। दूसरा, चलिए मैं इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वेंशनल स्ट्रेस की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वेंशनल स्ट्रेस हियर? सो इट इज द रेशियो ऑफ, लेट मी राइट इट, it is the ratio of load P, it is the ratio of the load P to the original area of cross section, right? This is the simple definition of conventional stress, जिसको कि हमने समझ लिया। अब इसके बाद में हम अगला स्ट्रेस देखते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज ट्रू स्ट्रेस। पहला हो गया कन्वेंशनल स्ट्रेस, नाउ सेकंड वन इज ट्रू स्ट्रेस। अब ये ट्रू स्ट्रेस क्या है? वेरी सिंपल। जब इस डायग्राम में हमने देखा कि जब फोर्स अप्लाई हुआ तो लेंथ इंक्रीज हुई, लेंथ इंक्रीज हुई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ। फाइनली लेंथ इंक्रीज होने के बाद जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको मिला दैट इज ए सबस्क्रिप्ट आई, राइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओरिजिनल एरिया से चेंज हो गया, एओ से चेंज हो गया एआई में। सो नाउ ट्रू स्ट्रेस सेज इट इज द रेशियो ऑफ, अगेन मैं ट्रू स्ट्रेस को सिग्मा टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ लोड अप्लाइड टू द इंस्टेंटेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर एक्चुअल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हम कहेंगे, राइट। सो आई कैन राइट इट हियर, दिस इज सिंपली अ रेशियो ऑफ लोड अपॉन एक्चुअल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रू स्ट्रेस। हमने यहां पे रेशियोज को मेंशन कर दिया। चलिए ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का रिलेशन ट्रू स्ट्रेस और कन्वेंशनल स्ट्रेस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए कैसे करें? नाउ सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया इंस्टेंटेनियस। मैं एक इस इक्वेशन को ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं और ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? आई कैन राइट इट लाइक दिस, पी अपॉन एओ इनटू एओ अपॉन एआई। ये हो जाएगा आपका पी अपॉन एओ क्या है? लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज कन्वेंशनल स्ट्रेस, राइट। सो सिग्मा ओ इनटू ए ओरिजिनल अपॉन ए इंस्टेंटेनियस। लेट मी राइट इट एज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए, अब हमने अभी डिस्कस किया था कि जो वॉल्यूम है मटेरियल की वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वॉल्यूम ओरिजिनल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंस्टेंटेनियस, राइट। वॉल्यूम तो मटेरियल की कांस्टेंट ही रहेगी, लेंथ इंक्रीज करेगा तो क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा, अल्टीमेटली वॉल्यूम विल रिमेन द कांस्टेंट। सो नाउ ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था कि ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इंस्टेंटेनियस कितनी हो गई? L प्लस डेल्टा L, right? So it implies that AO upon AI is equal to L plus delta L upon L. इसको हम लिख सकते हैं 1 plus delta L upon L, और delta L upon L क्या है? This is the strain, longitudinal strain. इसको हम अभी आगे आने वाले लेक्चर में और डिटेल से समझेंगे। Okay, so this is 1 plus epsilon. Strain को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Epsilon से। Okay, so putting this value in equation 1, putting it in equation 1, हमें क्या मिला? We can say now that true stress is equal to conventional stress into 1 plus epsilon. This is the relation between true stress and conventional stress. Okay? So बच्चों, आज हमने इस चीज को समझा कि स्ट्रेसेस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के स्ट्रेसेस जो डिफाइन किए गए हैं उनको भी हमने समझा कि वो कैसे होते हैं, क्या उनके बीच में डिफरेंस है। ऑलवेज रिमेंबर कि कंसेप्ट को प्रॉपर्ली समझिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। चीजों को जितना सिंपल तरीके से आप समझेंगे उतना ही बेटर आप याद रख पाएंगे।
राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलें। सो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी बाकी लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। एंड आई विल रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जब भी कोई नया लेक्चर इस पे डालूंगा, नया वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कीजिए ताकि आपको प्रॉपर मैसेज टाइमली मिल जाए। चलिए देन आई थिंक दिस वीडियो इज सफिशिएंट। सो इस टेस्ट के बारे में हमने आज कंप्लीट स्टडी कर ली। In the next slide we will go for the exchange. So thank you very much and good day for you.